नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे साथियों। इस क्लास में हम लोग कुछ ऐसे कठिन अर्थ वाले शब्दों के विलोम शब्दों को देखेंगे जिन्हें अक्सर हम लोग रट लेते हैं और ऐसे ही रट लेने के चलते उनके गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती क्योंकि अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी समस्या के समाधान के लिए इस वीडियो को आपके समक्ष रख रहा हूँ। एक सूचना और है दोस्तों, हम लोगों ने एक दूसरा चैनल एग्जाम विद पार्थ नाम से बनाया है, लेकिन अभी संभावना है कि ये पहले वाला चैनल टारगेट विद पार्थ लगभग 1.5 से 2 महीने के अंदर पुनः बहाल हो जाएगा। तो अभी काम करके इसको हम लोग जारी रखते हैं, लेकिन एग्ज़ाम विद पार्थ उस पर भी अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए ताकि उसको एज ए बैकअप इस्तेमाल किया जा सके। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो सबसे पहला शब्द है उन्मीलन। इसका अर्थ होता है दोस्तों पलक का खुलना। तो इसका विलोम हो जाएगा निमीलन, पलक का बंद होना। ठीक ऐसा ही एक शब्द है उन्मेष। इसका अर्थ होता है पलकें उठाने में जो समय लगता है, मतलब पलकों का खुलना, ठीक वैसा ही है। तो इसका विलोम हो जाएगा निमेष, जब जिस समय में पलकें जो हैं बंद होती हैं, पलकें खुलने के बाद बंद होती हैं, उसी समय को निमेष कहा जाता है। तो यहाँ पर उन्मेष और निमेष समय के संदर्भ में इस्तेमाल हुए हैं, जबकि उन्मीलन और निमीलन के साथ ऐसा नहीं है। लब्धि की बात करें साथियों तो इसका अर्थ होता है प्राप्ति। कोई चीज़ जब प्राप्त हो जाती है तो उसको कहते हैं लब्धि। इसका विलोम क्या हो जाएगा? विलब्धि या फिर हानि। उदात्त की बात करें दोस्तों, उदात्त की, तो इसका अर्थ होता है दयालु, दाता या फिर कहें उदार। तो इसका विलोम हो जाएगा अनुदात्त। उपमेय की बात करें साथियों तो इसका अर्थ होता है उपमा दिए जाने योग्य। साधारण शब्दों में कहें तो ऐसा जो एज ए मिसाल इस्तेमाल किया जा सकता है, मिसाल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसका विलोम हो जाएगा अनुपमेय। च्युत की बात करें साथियों तो इसका अर्थ होता है गिरना या फिर अधोगति, ठीक है, जिसको दुर्गति भी कह देते हैं। तो इसका विलोम हो जाएगा अच्युत या फिर संयुत। जैसे कहते नहीं है कि फलाना व्यक्ति पदच्युत हो गया है, पदच्युत हो गया मतलब पद से नीचे चला गया है। अठाना की बात करें साथियों तो इसका अर्थ होता है अनुचित हठ करना, हठ ठानना। तो इसका विलोम पुगाना होता है। पुगाना का मतलब होता है निश्चित सीमा तक पहुंचना, मतलब उस निश्चित सीमा तक पहुंच जाना जहां पर वो व्यक्ति जो हट किए हुए है वो मान जाता है। तो एक तरह से इसको मनाना भी कह दिया जाता है। तो अठाना और पुगाना आप लोग समझ गए होंगे। जंगम की बात करें तो इसका अर्थ होता है चलने फिरने योग्य। कैसे याद रखना? जंगम, जंग में जब जाओगे तो चलने फिरने योग्य होगे तभी जाओगे। तो जंगम का मतलब चलने फिरने योग्य, जो कहीं ले जाया जा सके। तो इसका विलोम हो जाएगा स्थावर। कृश दोस्तों इसका अर्थ होता है दुबला पतला, कमजोर। इसका विलोम हो जाएगा पुष्ट। प्राचीन की बात करें तो इसका अर्थ पुराना होता है और विलोम इसका हो जाएगा अर्वाचीन, जिसको आधुनिक कहते हैं या फिर नया भी कहते हैं। तो चाहे अर्वाचीन कह दीजिए चाहे नया कह दीजिए, दोनों ही प्राचीन के विलोम हैं, बहुत पूछा जाता है। तो अर्वाचीन कुछ अलग नहीं है, अर्वाचीन नया का ही एक पर्यायवाची है। समीचीन की बात करें तो दोस्तों इसका अर्थ होता है उचित या फिर ठीक, यथा स्थिति के अनुसार। तो इसका विलोम हो जाएगा असमीचीन, ठीक इसके विपरीत स्थिति। झर की बात करें तो इसका अर्थ होता है वर्षा की झड़ी या फिर झरना। इसका विलोम निर्झर हो जाएगा। आप लोगों को बता दूं कि आपको एक वीडियो के तहत सारे यूपी पीसीएस के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं पिछले 34 से 35 वर्ष के दौरान, उन सब परीक्षाओं से उठाकर एकदम सटीक और प्रमाणित
प्रमाणिक विलोम शब्दों का एक वीडियो आपको दिया गया है, लगभग 35 से 40 मिनट का है। तो उसमें इन शब्दों को आप लोग देखेंगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज भी हों, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि वो वीडियो देखिए, इसको देखिए, चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी, या फिर इसको देखिए फिर उसको देखिए, तो चीज़ें बढ़िया से स्पष्ट हो जाएंगी। और आप सभी जानते हैं कि चाहे समीक्षा अधिकारी हो या फिर कोई और परीक्षा, यूपीपीसीएस जो है प्रश्नों को रिपीट करने की फितरत को जरूर दोहराता है। अनुनासिक की बात करें तो इसका अर्थ होता है जिसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है, जिसको हम लोग अंग और आहा के रूप में पढ़ते हैं। इसका विलोम हो जाएगा निरनुनासिक, मतलब स्वर जो केवल मुंह से उच्चारित होते हों, निरनुनासिक। नाक का इस्तेमाल नहीं होता है। निरनुनासिक, निर का मतलब नहीं, नासिक का मतलब, नासिक का मतलब नाक। आद्य की बात करें साथियों तो इसका अर्थ होता है प्रथम, और या फिर कहें आदिकालीन, या फिर शुरुआती, या फिर आरंभिक। इसका विलोम हो जाएगा अंत्य या फिर अंत्य, दोनों सेम हैं। रथी की बात करें तो इसका अर्थ होता है योद्धा या फिर रथ पर सवार। इसका विलोम हो जाएगा विरथ। इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा, मुझसे छूट गया है। अब दिशाओं को देख लेते हैं, यहाँ से भी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम। दोस्तों, उत्तर और पूरब के बीच की दिशा को ईशान कहा जाता है। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को वायव्य कहा जाता है। और दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को नैऋत्य कहा जाता है। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को आग्नेय कहा जाता है। तो इस तरह से आपसे पूछ लिया जाता है कि ईशान का विलोम क्या है, तो नैऋत्य। वायव्य का विलोम क्या है, तो आग्नेय। इस तरह से याद रखिएगा। अधिष्ठित की बात करें तो इसका अर्थ होता है स्थापित या फिर स्थित। इसका विलोम ठीक इसके विपरीत अनिधिष्ठित हो जाएगा। आवर्तक का अर्थ होता है निश्चित समय पर बार बार होने वाला। इसका विलोम हो जाएगा अनावर्तक। असूया की बात करें साथियों तो इसका अर्थ होता है जलन या फिर ईर्ष्या। विलोम हो जाएगा अनुसूया। विपत्ति की बात करें तो अर्थ होता है संकट, और संकट कैसे दूर होता है, जब धन दौलत पास आ जाती है। तो विलोम इसका हो जाता है संपत्ति। यहाँ पर लिख लीजिएगा संपत्ति। रत की बात करें दोस्तों तो इसका अर्थ सत्य होता है या फिर नैतिक। इसको हम लोग इथिक्स में पढ़ते भी हैं। तो इसका विलोम हो जाएगा ठीक इसके विपरीत अनरत। उद्यमी शब्द का अर्थ परिश्रमी होता है। इसका विलोम आलसी हो जाएगा। ईप्सित की बात करें तो अर्थ इसका होता है चाहा हुआ या फिर इच्छित, जिसको डिजायर्ड कहते हैं। विलोम हो जाएगा अनीप्सित। प्राची का अर्थ पूर्व की दिशा को कहते हैं प्राची। इसका विलोम हो जाएगा प्रतीची, पश्चिम, जिसका अर्थ होता है पश्चिम। प्राची और प्रतीची। औरस दोस्तों इसका अर्थ होता है विवाहित स्त्री से जन्मी संतान। तो इसका विलोम हो जाएगा जारज, मतलब नाजायज संतान, अविवाहित स्त्री से जन्मी संतान। तो औरस का विलोम जारज। उम्मीद करता हूँ कई शब्द आपने ऐसे देखे होंगे जो आपने रट तो रखे होंगे, लेकिन आपको उनका अर्थ नहीं पता होगा। आविर्भूत की बात करें साथियों तो इसका अर्थ होता है प्रकट होना, प्रकटित या फिर उत्पन्न। विलोम इसका तिरोभाव हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है अदृश्य हो जाना। अक्षत की बात करें तो पंडित जी आपको कथा वगैरह में शुरू करने से पहले अक्षत लाने के लिए कहते हैं, मतलब साबुत या फिर समूचा। अक्षत मतलब समूचे चावल होते हैं जो बिना टूटे हुए होते हैं। तो इसका विलोम हो जाएगा बिछत, टूटा हुआ या फिर घायल भी कह सकते हैं। जैसे कहते नहीं कि सब जो है वो छत
विक्षत हो गया। स्निग्ध की बात करें तो अर्थ होता है चिकना। स्निग्ध, इसमें कहीं ना कहीं स्नेह का भाव आ रहा है, तो स्नेह का भाव आ जाएगा तो प्रेम युक्त। जो चिकना होता है वो प्रेम युक्त भाव उसके प्रति रहता ही है, ऐसे याद रखिएगा। तो विलोम इसका हो जाएगा रूक्ष, खुरदरा। इसका अर्थ होता है खुरदरा। आगामी की बात करें तो इसका अर्थ आने वाला होता है। विलोम इसका विगत हो जाता है, मतलब बीता हुआ। अमित का अर्थ साथियों अत्यधिक या फिर जिसे मापा ना जा सके, जो मापा ना गया हो उसको अमित कहा जाता है। विलोम इसका परिमित हो जाएगा, जिसे मापा जा सकता हो। स्वकीय की बात करें तो इसका अर्थ होता है अपना, जिसके प्रति अपनत्व का भाव हो। विलोम इसका परकीय हो जाएगा। आकीर्ण, विकीर्ण और विस्तीर्ण तीनों साथियों एक ही अर्थ रखते हैं। क्या है अर्थ? फैला हुआ। आपको कई किताबों में मिलेगा आकीर्ण का विलोम विकीर्ण, ऐसा नहीं है साथियों, उनमें गलत दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको एकदम ऑथेंटिक बता रहा हूँ। तो इसका अर्थ हो जाएगा इसका विलोम हो जाएगा संकीर्ण, मतलब तंग या फिर संकुचित। तो आकीर्ण, विकीर्ण, विस्तीर्ण, इन तीनों का विलोम जो है वो संकीर्ण होता है, तंग। कहते नहीं कि संकीर्ण मानसिकता के व्यक्ति हो। लाघव की बात करें तो इसका अर्थ लघु होने का भाव होता है, लघु होने का भाव। गौरव इसका सम्मान का भाव, इसका विलोम शब्द है। गौरव लाघव का विलोम शब्द है। ऐसे साथियों गुरु, इसका भी एक विलोम शब्द होता है लघु, याद रखिएगा। उपचय अर्थ इसका इकट्ठा करना होता है और इसका विलोम हो जाएगा अपचय। यहाँ पर अपचय लिख लीजिएगा। नष्ट होने की प्रक्रिया को ही अपचय कहा जाता है। ठीक है, उपचय और अपचय बायोलॉजी में आप, रसायन विज्ञान और बायोलॉजी में आप पढ़ते भी होंगे। अध्यवसाय की बात करें तो इसका अर्थ होता है लगातार परिश्रम या फिर उत्साह। विलोम इसका हो जाएगा अनध्यवसाय। भ्रांत, इसका अर्थ होता है भ्रम में पड़ा हुआ। विलोम हो जाएगा निभ्रांत। विश्रांत अर्थ होता है विश्राम किया हुआ व्यक्ति। इसका विलोम हो जाएगा श्रांत, मतलब थका हुआ। विहित का अर्थ उचित या फिर विधि के अनुसार। विलोम इसका हो जाएगा निषिद्ध। अपेक्षा का अर्थ होता है चाह। विलोम हो जाएगा उपेक्षा, मतलब उदासीनता। ईहा की बात करें साथियों तो इसका अर्थ होता है इच्छा, चाह या फिर चेष्टा। विलोम हो जाएगा अनीहा। चाह, चेष्टा या फिर इच्छा, इसका विलोम अनीहा हो जाएगा। ईहा और अनीहा। आमिष या सामिष दोनों एक ही अर्थ रखते हैं, जो मांसाहार से संबंधित होता है। इसका विलोम हो जाता है निरामिष, मांस रहित। निंद की बात करें तो अर्थ होता है निंदनीय। इसका विलोम हो जाएगा वंद, मतलब वंदनीय। तो दोस्तों कुछ ऐसे शब्द हमने यहाँ पर आपके समक्ष रखे हैं जिनके विलोम अक्सर हमको याद तो होते हैं, लेकिन उनका अर्थ हमें याद नहीं होता है। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि चैनल सस्पेंड चल रहा है, बिना किसी लाभ के आपके समक्ष चीज़ें रख रहा हूँ। तो मनोबल बढ़ाने के लिए अपना साथ इसी तरह से बनाए रखिए। बाकी एग्ज़ाम नज़दीक है, 2 महीने से भी कम समय बचा है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। धन्यवाद।